स्वागत है बच्चों आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पे। बच्चों ये आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक मॉडल सेट का पूरा सीरीज कर रहे हैं। तो ये हमारा मॉडल सेट 3 है। इससे पहले भी हमने मॉडल सेट 1 मॉडल सेट 2 करा दिया है। हम लोग क्रम वाइज मॉडल सेट करते जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थ्योरी में आप लोगों के पेपर के थ्योरी में 38 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल क्वेश्चन तो रहता है आपका 50, लेकिन थ्योरी से केवल 38 क्वेश्चन रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग 38 क्वेश्चन का सीरीज करा रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। भाई जैसा आप लोगों का पेपर आता है आपके एग्जाम में, एकदम से उसी तरीके से हम लोग मॉडल सेट तैयार किए हैं। तैयार करके मतलब हर एक चैप्टर से आपका, चाहे वो मॉड्यूल 1 हो, मॉड्यूल 2 हो, मॉड्यूल 3 हो, फर्स्ट सेमेस्टर का, फिर सेकेंड सेमेस्टर का, सारे मॉड्यूल से हमने क्वेश्चन लिया है और उसी हिसाब से क्वेश्चन कराएंगे भी जैसे कि आपका एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसीलिए रैंडमली पढ़ना एक बार थोड़ा सा जरूरी है। भाई चैप्टर वाइज तो क्वेश्चन आप लोग बना लेते हो, लेकिन थोड़ा सा अब एक पेपर पूरा बन जाए तब क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये देखने के लिए आपको मॉडल सेट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि मान लो कि कोई एक व्यक्ति है जिसके शरीर में कहीं पे चोट लग गया है और उसके किसी अंग से या किसी बॉडी के पार्ट से ब्लड का फ्लो हो रहा है। ठीक है, यदि ब्लड फ्लो कर रहा है तो आप वहां पे सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी क्या होगी? प्राथमिक चिकित्सा के रूप में आप सबसे पहले वहां पे क्या करोगे, इस चीज से आपको अवेयर किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन आपके पास है कि मलहम लगाएंगे। भाई मलहम तो आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगा। मलहम वहां पे लगाया जाता है जहां पे चोट लगती है। चोट लगेगी तो आपके पास यदि मलहम अवेलेबल है तो लगा दोगे। बाकी तो हर जगह तो सब लोग तो पॉकेट में मलहम लेके घूमते नहीं है कि नहीं। दूसरा है चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना। चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना ये तो मतलब तब हो सकता है जैसे मान लीजिए कि आपका जब सर फूटा है तो इसको थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है। थोड़ा सा ऊपर रख देंगे तो ब्लड का वहां पे सर्कुलेशन कम होने लगता है। तो ये चीज उतना सही नहीं होगा। केवल ये सर के लिए पॉसिबिलिटी बन सकती है। आगे देखिए, चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना है। यार ड्रेसिंग ये तो हमारी प्राथमिक चिकित्सा है नहीं, है ना। लास्ट क्वेश्चन है, आपको लास्ट ऑप्शन है चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना है। यस, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि भाई देखो जहां पे चोट लगता है, जहां पे चोट नहीं, जहां से ब्लड गिरता है, तो हम लोग सबसे पहले यही चाहते हैं कि ब्लड का फ्लो रुक जाए। तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग? ऐसे हाथ से दबा देते हैं, अंगूठे से, या फिर ऐसे पूरे हाथ से दबा देते हैं। दबाने से क्या होता है वहां पे थोड़ा सा ब्लड का फ्लो रुक जाता है। एक बार थोड़ी सी क्लॉटिंग हो जाएगी, यदि ब्लड कुछ देर तक आप ऐसे, जैसे आप ऐसे समझो कि कहीं पे थोड़ा सा कट लग जाता है तो क्या करते हो? तुरंत ऐसे दबा देते हो। दबा देने से क्या हो जाता है, कुछ देर तक यदि दबाए रह गए तो वहां पे क्लॉटिंग हो जाती है। ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है तो ब्लड गिरना बंद हो जाता है। तो यही काम करेंगे हम लोग। यदि चोट लगा रहेगा तो वहां पे दबाव डालेंगे। दबाव डालने से ये फायदा होगा कि ब्लड का फ्लो रुक जाता है एक हद तक। यदि काफी ज्यादा चोट लगा तो आप तुरंत तो ऐसे दबाए रहिए और दबाए दबाए लेके भागिए तुरंत हॉस्पिटल। ठीक है, चल देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा, इंगित रेती के भाग का नाम क्या है? इसका नाम बताना है आपको। ये आपके पास रेती दिया हुआ है और इस रेती का नाम बताना है। तो देखिए इस रेती का नाम क्या हो जाएगा। देखो रेती के इस पूरे पार्ट को समझ लो कि पूरे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, यहां से लेके और यहां तक के पार्ट को रेती का हम लोग लंबाई कहते हैं, है ना। ये हमारे रेती की लंबाई होती है। और केवल इस इतने पार्ट को, केवल इतने पार्ट को, कितने पार्ट को, केवल इतने पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? शोल्डर कहते हैं ना। क्या कहते हैं भाई? शोल्डर। ये हो गया आपका शोल्डर। ये क्या है? ये है आपका होल्डर, है ना, होल्डर पकड़ने वाला। ठीक है, इसके बाद ये क्या है भाई? ये है आपके फाइल का फेस। ये क्या है भाई? फाइल का, फाइल या रेती का फेस है। ठीक है, ये क्या है? ये है आपके फाइल का, इसको क्या कहते हैं भाई? हम लोग हील कहते हैं। क्या कहते हैं? हील। ठीक है, और ये जो साइड में बना हुआ है, ये जो साइड में बना हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं?
ये जो साइड में बना हुआ है, एक मिनट रुक जाओ, हाँ ये जो साइड में बना हुआ है इसको क्या कहते हैं हम लोग? एज कहते हैं ना, एज, इसी को तो एज कहते हैं। और यहाँ पे क्या हाँ यहाँ पे आपसे पूछा किसके बारे में है? एक्स के बारे में पूछा है, तो इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग हील कहते हैं। फाइल का और तो सब नाम क्लियर हो गया है ना? अब तो कोई नाम इसमें नहीं रह गया है, और भी कोई नाम रह गया है तो बताइए, तो वो भी नाम मैं बता दूं आपको। क्यों भाई, और कोई नाम रह गया है क्या? और कोई इसमें नाम रह गया है तो बता दो। एक मुझे लग रहा है कि एक टैंक आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ये लिख लो, इसको टैंक कहते हैं। जो एकदम नुकीला भाग होता है जिसको लेके हम लोग ऐसे किसी होल्डर में लगाते हैं, तो उसको हम लोग रेती का टैग कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई हो तो चलें अब आगे बढ़े। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। केबल बिछाने की कौन से विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? विच मेथड ऑफ केबल लाइंग इज सुटेबल फॉर कंजेस्टेड एरिया? भाई थोड़ा सा इंग्लिश वाला ही पढ़ लिया करिए, आप लोग इंग्लिश वाला पढ़ेंगे तो ये ज्यादा ही अच्छा है, जल्दी आपको समझ में आ जा रहा है। बाकी हिंदी बहुत ज्यादा टफ दे दिया है इसका। ठीक है, चलो आपसे ये पूछा है कंजेस्टेड एरिया में केबल बिछाने के कौन से मेथड का यूज किया जाता है, बस आपसे ये पूछा है। तो देखो भाई, केबल बिछाने के 3 मेथड होते हैं। केबल बिछाने के तीन मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड है भाई? पहला होता है आपका डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट लाइन मेथड, लाइन मेथड। ठीक है, दूसरा है आपका ड्रॉ इन मेथड, ड्रॉ इन सिस्टम या फिर ड्रॉ इन मेथड। ठीक है, और तीसरा है आपका सॉलिड सिस्टम, तीसरा है आपका सॉलिड सिस्टम। ठीक है, ये 3 तरह के मेथड होते हैं। भाई देखो, जो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करा रहे हैं वो क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपके यूपीआरपीएनएल में आया हुआ है। टेक्नीशियन वाले जितने भी लोग टेक्नीशियन की तैयारी करेंगे इसके बाद, ये यूपीआरपीएनएल का क्वेश्चन है। मतलब कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो किसी न किसी एग्जाम में नहीं आया हो, उसी तरीके का क्वेश्चन मैं लिया भी हूँ। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा क्लियरली देखिए और अच्छे से समझिए उसके एक्सप्लेनेशन को भी। अब देखिए यहाँ पे जो ड्रॉ इन सिस्टम है, ड्रॉ इन सिस्टम में हम लोग क्या कहते हैं, क्या करते क्या है इसमें कि बेसिकली एक जैसे कंजेस्टेड एरिया जहाँ पे रहती है, तो वहां पे हम लोग हर जगह वहां पे खुदाई नहीं कर सकते, क्योंकि भाई आप वहाँ कंजेस्टेड एरिया है, और हर जगह से मिट्टी भी नहीं निकाल सकते क्योंकि कई सारे बिल्डिंगें बनी होती है, कार्यालय बने होते हैं। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि कहीं दूर से ही एक जगह गड्ढा करते हैं और वहीं से पूरा अच्छे से मतलब एक ड्रिलिंग मशीन होती है, एक तरह से काफी बड़ी ड्रिलिंग मशीन होती है, वो ड्रिल करके अंदर अंदर ही बाहर निकाल देती है। मतलब एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक पूरा कर देती है, पूरा ड्रिल करके, और एक पाइप उसमें डाल देते हैं हम लोग, पाइप डाल के उसी में आसानी से केबल डाल के और बाहर हम लोग निकाल देते हैं। तो उसको कहते हैं डक्ट या फिर पाइप मेथड। उसको क्या कहते हैं, एक डक्ट या फिर पाइप, कोई भी एक डक्ट या फिर एक पाइप डाल देते हैं पहले, और इसी में आसानी से केबल को डाल के खींच लेते हैं, इसलिए इसको ड्रॉ इन सिस्टम कहा गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे डक्ट पाइप ऑप्शन बी एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताना है। तो भाई ये तो नाम आप लोग बता दोगे। मैं आपसे को इससे पहले वाले भी एक मॉडल सेट में मैं आपको ये कराया हूँ। सिम्बस सबको याद होगा, सिम्बस मतलब पहला तो कोर हो गया आपका, दूसरा हो जाता है इंसुलेशन, ठीक है, तीसरा हो जाता है आपका मेटालिक सीट, मेटालिक सीट है ना, सीट, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेड सीट भी बोलते हैं, इसी को हम लोग लेड सीट भी कहते हैं। ठीक है, बी का मतलब हो जाता है आपका बेडिंग, और ए का मतलब हो जाता है आर्मरिंग, और एस का मतलब हो जाता है सर्विंग। ठीक है, तो देखो ये जो सबसे पहले आपको दिख रहा है भाग,
ये है आपका कोर, इसके जस्ट ऊपर जो आपको यहाँ पे दिखेगा वो रहेगा इंसुलेशन, वो होगा आपका इंसुलेशन, ठीक है। और ये कौन सा पार्ट है भाई, ये आपका लेड सीट वाला पार्ट है, ये लेड सीट वाला पार्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये आपका बेडिंग है, ये आपका आर्मरिंग है और ये आपका सर्विंग है, ठीक है। ये 6 लेयर होती है केबल का। 6 लेयर को याद करने का ट्रिक मैं आपको बता दिया हूँ, सिम्बस याद रखिए आप लोग आसानी से। सभी लेयर भाई क्रम वाइज भी पूछ देता है, कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है कि आर्मरिंग के जस्ट पहले कौन सी लेयर होती है, तो आर्मरिंग के जस्ट पहले बेडिंग होती है। बेडिंग ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बेडिंग किसके किसके बीच में होता है, तो बेडिंग आर्मरिंग और मेटालिक सीट या लेड सीट के बीच में बेडिंग की लेयर होती है, ठीक है। तो ये आप केवल सिम्बस याद रखेंगे तो क्रम आपका गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। ये ही क्रम फॉलो किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भूमिगत केबल के लिए किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। देखो यार इसका हिंदी गलत लिख दिया है, बोला है क्वेश्चन आपका कि विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू लोकेट द फॉल्ट इन यूजी केबल। क्वेश्चन आपका यह है कि यदि आपके अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट हो जा रही है, कोई दोष आ जा रहा है, तो उसको किस टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है, किस टेस्ट द्वारा उसे खोजा जाता है, तो वो होता है आपका लूप टेस्ट। वो होता है आपका लूप टेस्ट। लूप टेस्ट के द्वारा ही हम लोग अंडरग्राउंड केबल का परीक्षण करते हैं या फिर उसके फॉल्ट का डिटेक्शन करते हैं, ठीक है। परीक्षण नहीं, फॉल्ट का डिटेक्शन करते हैं। चल अगला क्वेश्चन देखिए, क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को एमीटर की तरह जोड़ा जाए। मान लो कि वोल्ट मीटर को हम लोग क्या करें, एमीटर की तरह जोड़ दें, तो उस समय क्या नुकसान होगा हमें। तो पहले ही बात तो हमें ये बता दो कि वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है मेरे भाई। वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस और एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये किसको किसको याद है, किसको किसको याद है। वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस आप सभी को पता है कि वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए, है ना। और एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस लोअर होना चाहिए। और ये आइडियली कितना होता है भाई, ये आइडियली होता है आपका इनफाइनाइट, और ये आइडियली कितना होता है, आइडियली ये होता है आपका 0, है ना। ये बोला है कि वोल्ट मीटर को एमीटर की जगह, वोल्ट मीटर को हम लोग एमीटर की जगह यूज करें, तो आप लोग इतना जानते हो कि एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो ऐसा समझो कि मान लो कि ये आपका कोई यहाँ पे एमीटर जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इधर कहीं वोल्ट मीटर लगा दिया हमने, इधर हमने कहीं वोल्ट मीटर लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एमीटर के बाद वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है, ये हमने ऐसा एक कंडीशन एज्यूम किया है। लेकिन ये बोल रहा है कि एमीटर की जगह पे वोल्ट मीटर लगा देना है। अब ये करना क्या है कि अब इस वोल्ट मीटर को यहाँ पे लाके लगा देना है। कहाँ पे लगा देना है, यहाँ पे लाके लगा देना है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए आप लोग कि ये जो वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में जुड़ना चाहिए। पैरेलल में नहीं जुड़ के यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सीरीज में जोड़ रहे हैं। सीरीज में जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यदि हाई है तो इससे होकर धारा बहुत कम प्रवाहित होगी। इससे भाई जिस भी चालक का प्रतिरोध ज्यादा होगा तो उससे धारा कम प्रवाहित होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी कम। तो अब हमारा जो मीटर होगा वो मीटर क्या करेगा, वो मीटर कम रीडिंग देगा। वो मीटर क्या करेगा भाई, कम रीडिंग देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि आप वोल्ट मीटर को एमीटर की जगह लगा रहे हो तो वोल्ट मीटर के द्वारा जो रीडिंग मापी जाएगी वो रीडिंग पहले से कम मिलेगी। अच्छा, यहीं पे एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ लेता हूं कि यदि आप एमीटर को वोल्ट मीटर की जगह लगा रहे हो तब क्या होगा। तो आप यदि एमीटर को वोल्ट मीटर की जगह लगा रहे हो तो मैं आपसे ये इसीलिए पूछा हूं कि बच्चों ये थोड़ा सा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बता दीजिए आप लोग। इंटरनल रेजिस्टेंस यदि आपको पता रहेगा ना तो आप आसानी से इस चीज को निकाल लोगे कि सर क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, ये आसानी से आप लोग फाइंड कर लोगे। देखो कैसे, मैं अभी आपको बता रहा हूं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हमने क्वेश्चन आपसे बोला है कि सर आप एमीटर को वोल्ट मीटर की जगह लगाइए, तो आप जानते हो कि एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस लो होता है,
एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस लो होता है, वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होता है। अब हायर रेजिस्टेंस वाले वोल्ट मीटर की जगह हम लोग लो रेजिस्टेंस वाले एमीटर को लगा दे रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा भाई, यदि हायर रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर है और वहां पे आप लोअर रेजिस्टेंस का एमीटर लगा रहे हो, तो वहां पे हाई करंट फ्लो होने लगेगी। हाई करंट यदि फ्लो होगी तो एमीटर के अंदर जो लगी कॉइल होगी वो कॉइल जल जाएगी, या फिर ये कहे कि आपका मीटर ही जल जाएगा। ठीक है, तो ये घाटा होगा कि एमीटर को आप यदि वोल्ट मीटर की जगह लगा रहे हो तो वहां पे आपका एमीटर जल जाएगा। उसको लगाने का एक ही तरीका है कि आप उसके सीरीज में एक हायर रेजिस्टेंस की वैल्यू जोड़ दीजिए, हायर रेजिस्टेंस जोड़ देके तब फिर आप लगाएंगे तो आपका एमीटर काम करेगा, नहीं तो आपका एमीटर जल जाएगा। ठीक है, ये तो दूसरी बात हो गई। और आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आप वोल्ट मीटर को एमीटर की जगह लगा रहे हो तो यहाँ पे रीडिंग हमें कम मिलेगी। उम्मीद है कि ये बात, दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों बातें आप लोग समझ पाए होंगे। यदि समझ पाए हैं तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर परिपथ में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? भाई समांतर परिपथ के लिए आप सभी को पता है कि 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R3। ये सभी को पता है। ये किसके लिए हो जाता है भाई? ये हो जाता है आपके पैरेलल के लिए। और आपके सीरीज के लिए क्या हो जाता है? सीरीज के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है? R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाता है आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये सीरीज के लिए हो जाता है। चलो, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका? ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है भाई? देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी मैच कर रहा है आपका। ये कैसे? तो जब आप इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, R इक्विवेलेंट ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चालकता की इकाई क्या है? चालकता मतलब कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की आपसे इकाई पूछा है तो कंडक्टेंस किसको कहते हो आप लोग? 1/R को ही तो कंडक्टेंस कहते हो। जी इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जी से। जी इक्वल टू होता है 1/R। तो 1/R यहाँ पे टिक कैसे हो गया भाई? 1/R सबको पता है कि 1/R सॉरी R का आपको यूनिट आप सभी को पता होगा कि R का यूनिट क्या होता है भाई? ओम होता है। यदि रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस का यूनिट महो हो जाएगा। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। 1 ओम से 100 किलो ओम तक मापने हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? देखो भाई, जो आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के वैल्यू के हिसाब से उसको तीन तरह से कैटेगराइज किया गया है। कैसे कैसे? एक आपका है लो रेजिस्टेंस, एक है आपका लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस को कितना रखते हैं हम लोग? 0 से लेके 1 ओम तक रखते हैं। ठीक है, फिर आपका है मीडियम रेजिस्टेंस। मीडियम रेजिस्टेंस को सब लोग जानते होंगे कि मीडियम रेजिस्टेंस को क्या करते हैं हम लोग? 1 ओम से लेके 100 किलो ओम तक की रेंज में रखते हैं। ठीक है, और इससे अधिक मतलब कि 100 के से अधिक जो होगा वो होता है हमारा हायर रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपके पास कौन कौन सी विधि है? एक पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, फिर एक आपका केल्विन डबल ब्रिज मेथड है। फिर मीडियम के लिए आपके पास कई सारे हैं। मीडियम के लिए आपका वेट स्टोन भी है, फिर आपका ओम मीटर भी है, कई सारे हैं। फिर हायर के लिए आपका मेगा हायर रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग अक्सर कौन सा यूज करते हैं? मेगा यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन से रेंज के लिए पूछा है? मीडियम रेंज के लिए पूछा है, तो मीडियम रेंज के लिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। केल्विन डबल ब्रिज मेथड हम लोग लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर एंड एमीटर मेथड छोड़ो इसको, चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है आपका परमियंस। परमियंस का इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमियंस? परमियंस होता क्या है भाई? परमियंस को हम लोग क्या लिखते हैं? परमियंस सॉरी यार, परमियंस को हम लोग लिखते हैं 1/रिलक्टेंस ना।
1 अपॉन रिलक्टेंस। और आप सभी को पता होगा कि रिलक्टेंस की यूनिट क्या होती है भाई, रिलक्टेंस की यूनिट होती है आपकी हेनरी इनवर्स। हेनरी इनवर्स यही होती है ना रिलक्टेंस की यूनिट। तो यहां से परमियंस की यूनिट क्या हो जाएगी, परमियंस की यूनिट हो जाएगी आपकी, परमियंस की यूनिट हो जाएगी हेनरी, हेनरी है ना, हेनरी। हेनरी कहीं पे दिख रहा है, हेनरी कहीं पे नहीं दिख रहा है तो अच्छा, हेनरी को और आप लोग क्या लिख सकते हो, आप लोग हेनरी को और लिख सकते हो वेबर, वेबर पर एम्पियर इंटू टर्न, वेबर पर एम्पियर इंटू टर्न। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब ये कैसे लिख सकते हो, ये कैसे लिख सकते हो ये भी देख लो। देखो एक आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला पढ़े होंगे, फाई इक्वल टू क्या होता है भाई, फाई इक्वल टू होता है एमएमएफ, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। तो यहाँ से रिलक्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से रिलक्टेंस इक्वल टू हो जाएगा आपका एम एम एफ अपॉन फाई, जहां पे एमएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, एमएमएफ का फॉर्मूला होता है एन इंटू आई, एन इंटू आई मतलब कि कुंडली के फेरों की संख्या गुणे धारा, ये होता है। तो यहां से इसका यूनिट बनता है एम्पियर इंटू टर्न, ठीक है। और वेबर, इसका फाई का यूनिट क्या बनेगा, वेबर बनेगा, फाई का यूनिट वेबर बनेगा और उसका यूनिट बन जाएगा एम्पियर इंटू टर्न। तो ये तो हो गया आपके रिलक्टेंस का। और आप जानते हो कि रिलक्टेंस जस्ट, रिलक्टेंस और परमियंस में क्या रिलेशन होता है, अपोजिट का रिलेशन होता है। तो यदि इसका है एम्पियर इंटू टर्न अपॉन वेबर, तो परमियंस का क्या हो जाएगा, परमियंस का हो जाएगा वेबर अपॉन एम्पियर इंटू टर्न। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट। चल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। संधारित्रों में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है, किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है, तो ये तो सबको पता है, C इक्वल टू क्या होता है भाई, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A होता है ना। एरिया, एरिया है क्या कहीं पे, एरिया ऑफ द प्लेट्स। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है, भाई क्वेश्चन ये रिपीटेड हो गए हैं। चल देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आरएलसी परिपथ के प्रतिबाधा जेड की गणना करने का सूत्र क्या है यदि प्रेरकी प्रतिघात एक्सएल और धारितीय प्रतिघात एक्सिस से कम हो। एक्सएल क्या है, एक्सएल एक्सिस से कम है तो उस समय आपका इंपेडेंस कितना होगा ये आपको बताना है सीरीज आरएलसी सर्किट में। तो भाई देखो सीरीज आरएलसी सर्किट में क्या हो जाता है, सीरीज आरएलसी सर्किट में आपका जो इंपेडेंस का फॉर्मूला है, इंपेडेंस का फॉर्मूला बनता है आर स्क्वायर प्लस ये एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर हम लोग करते हैं, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर करते हैं। और ये टोटली माइनस ये नहीं रहता, ये ऐसे इक्वेटर का साइन रहता है, ये इक्वेटर का साइन रहता है। तो जो बड़ा रहता है उसको पहले लिखते हैं हम लोग, जो छोटा रहता है उसको बाद में लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस यही आपको ध्यान देना है। बोला है कि इफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज लेस देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब कि एक्सएल यहाँ पे छोटा है और एक्सी बड़ा है। यदि एक्सएल छोटा है और एक्सी बड़ा है तो अब यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी इक्वेटर, इक्वेटर का साइन हटा के अब यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग माइनस रख देंगे, एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ऑप्शन डी एकदम सही होता हुआ दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन डी। क्या क्लियरली आप लोगों को ये दिख रहा है कि क्या क्या लिखा हुआ है, ये क्लियरली दिख रहा है कि नहीं भाई, थोड़ा सा हम भी देख ले, दिख तो रहा है, दिख तो रहा है सबको। चलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच क्या संबंध है, लाइन करंट और फेज करंट के बीच में क्या संबंध होता है, बात को समझिए। यहाँ पे देखो आपका डेल्टा के लिए वी फेज इक्वल टू होता है, अब वी, एक मिनट, लाइन वोल्टेज इक्वल टू वी लाइन इक्वल टू होता है वी फेज, मतलब कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। और यहाँ पे लाइन करंट जो है वो √3 टाइम्स होती है आपके फेज करंट की, लाइन करंट √3 टाइम्स होती है फेज करंट की। किसके लिए भाई, डेल्टा कनेक्शन के लिए, डेल्टा कनेक्शन के लिए, करेक्ट इतना। अब देखो इधर स्टार कनेक्शन के लिए,
स्टार कनेक्शन के लिए देख लीजिए, इधर स्टार कनेक्शन के लिए वैल्यू कितनी होती है, तो स्टार कनेक्शन के लिए जो लाइन करंट है वो फेज करंट के बराबर होती है, लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है। और यहाँ पे जो हमारा लाइन वोल्टेज है वो √3 टाइम्स होता है आपके फेज वोल्टेज के, √3 टाइम्स होता है फेज वोल्टेज के। ये स्टार कनेक्शन के लिए है, वो डेल्टा कनेक्शन के लिए है। यहाँ पे पूछा किसके बारे में है, ये पूछा है आपके डेल्टा कनेक्शन के बारे में, आईएल और आई फेज के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन मैच करा लो, ऑप्शन सी बिल्कुल मैच कर रहा है, लाइन करंट इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट, ठीक है। ऑप्शन सी एकदम सही होता हुआ दिख रहा होगा आपको। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बोला है किस एसी परिपथ में वोल्टता V और करंट I के बीच का कला संबंध होता है। ये आपसे क्या बोला है भाई, आपको एक फिगर दिखा दिया है, ये है आपके V का फिगर, V मतलब कि वोल्टेज का फिगर है, और ये है आपके करंट का फिगर, करंट का ये वेव फॉर्म है, फिगर नहीं, करंट का ये वेव फॉर्म है, और ये है वोल्टेज का वेव फॉर्म। अब आपको बस इतना बताना है कि इस वेव फॉर्म को देख के आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे कौन किस टाइप का लोड है, आपको ये बताना है। तो मुझे इतना बता दो मेरे भाई कि जो आपका वोल्टेज है, ये वोल्टेज करंट से कितना पहले स्टार्ट हुआ है। तो आपको इतना दिख रहा होगा कि यहां से लेकर और यहां तक की वैल्यू कितनी होती है पाई, और यहां से लेकर फिर यहां तक की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई। यदि यहां से लेकर और यहां तक की वैल्यू पाई है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी यार यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी π/2। π/2 को आप लोग क्या कहते हो 90 डिग्री, π/2 को ही तो 90 डिग्री कहते हो, है ना। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे अब ये देखना है कि भाई ये बताओ कि ये वोल्टेज का वेव फॉर्म है और ये है आपके करंट का वेव फॉर्म, ये है आपके करंट का और ये है आपके वोल्टेज का। तो वोल्टेज वाला वेव फॉर्म कितना पहले कितना डिग्री पहले स्टार्ट हुआ है, बस यही आपको ध्यान में रखना है। आपको दिख रहा है कि भाई ये वोल्टेज वाला जो वेव फॉर्म है करंट वाले वेव फॉर्म से 90 डिग्री पहले स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे लिख लो ये 90 डिग्री बिफोर है, ये 90 डिग्री बिफोर है। यदि ये 90 डिग्री बिफोर है, इसका मतलब ये है कि ये आपका जो वोल्टेज है वो वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रही है। वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट लैग कर रही है, या फिर हिंदी में समझो कि वोल्टेज आपका अग्रगामी है और करंट पश्चगामी है। तो ये कंडीशन कब ऑकर होती है, ये कंडीशन कब बनती है आपके परिपथ में, जब हमारे पास इंडक्टिव लोड रहता है। जब हमारे पास इंडक्टिव लोड रहता है, कैपेसिटी में क्या होता है, कैपेसिटी में वोल्टेज लैग करता है और करंट लीड करती है। इंडक्टिव लोड पे करंट लैग करती है, वोल्टेज लीड करता है, और रेजिस्टिव लोड पे दोनों सेम फेज में रहते हैं, करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, प्योर रेजिस्टिव परिपथ नहीं, प्योर रेजिस्टिव परिपथ रहता तो दोनों सेम फेज में रहते। रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस सर्किट, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस सर्किट, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस सर्किट। यहाँ पे ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा सर, प्रतिरोध और प्रेरकत्व परिपथ, प्रतिरोध और प्रेरकत्व परिपथ। डी वाला ऑप्शन क्यों नहीं करेक्ट होगा, हो सकता है आप सभी को ये फिगर ये पूरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का डी ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। हाँ चलिए, अब सभी को दिखेगा डी ऑप्शन, सभी को दिख रहा होगा। तो देखो डी ऑप्शन क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि सर यहाँ पे कैपेसिटेंस भी है, तो कैपेसिटेंस है तो यहाँ पे फेज डिफरेंस थोड़ा सा और आपका बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा, वो कनेक्शन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे ऑप्शन बी सबको सही होता हुआ दिख रहा होगा, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है। What is the reciprocal of inductance in AC parallel circuit? AC parallel circuit में इंडक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या है, ये आपको बताना है कि इंडक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो वो चाहे आपका एसी सर्किट हो, चाहे डीसी सर्किट हो, सॉरी चाहे आपका सीरीज कनेक्शन हो, चाहे पैरेलल कनेक्शन हो, बात वही होगी। यहाँ पे इंडक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, इंडक्टेंस का रेसिप्रोकल आपका ससेप्टेंस ही हो जाएगा। बाकी जो कंडक्टेंस है ये किसका है, ये आपका रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, ठीक है।
और एडमिटेंस किसका है, ये आपके इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल है, इम्पीडेंस का। और रिएक्टेंस, रिएक्टेंस क्या है, रिएक्टेंस वो तो आपका एक्सी ही है, वो आपका एक्सी है, इसका रेसिप्रोकल ससेप्टेंस है, ठीक है। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। एक्ससी नहीं, ये एक्सएल लिख दो, एक्सएल, एक्सएल, ये एक्ससी नहीं एक्सएल होगा, ठीक है। ये धारती होता तब जाके एक्ससी होता, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विच क्वांटिटी इज रोटेटिंग एट अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। कौन सी क्वांटिटी एक एंगुलर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, रोटेट करती है। ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती है, ये आपको बताना है। बताइए जल्दी, तो इसमें से कौन सी क्वांटिटी आपको सही होती हुई दिख रही है भाई। यहाँ पे आपको फेजर क्वांटिटी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, मतलब कि ये जैसे जैसे आपका एंगल चेंज होता जाएगा वैसे वैसे फेजर क्वांटिटी आपकी चेंज होती जाती है, ठीक है। और एक तरह से ये कहिए कि ये पूरा एक रोटेशन बनाती है 360 डिग्री का, तो इसी वजह से जो हमारी फेजर क्वांटिटी है ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी करती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है भाई। जो भी आपकी डिजिटल वॉच होती है उसमें आप लोग देखे होंगे कि बटन टाइप की सेल्स यूज की जाती है, और वो बटन टाइप की सेल किससे बनी होती है भाई, वो आपको चमकीला दिखता है ना, ऊपर एकदम सफेद सफेद रहता है, इतनी छोटी छोटी तो बैटरी होती है, इतनी छोटी छोटी बैटरी आप लोग जाके 10 रुपए में 15 रुपए में लगवाते हो, कभी काफी महंगा भी देते हैं दुकानदार, 50-50-55 रुपए या 100 रुपए तो 200 रुपए के देते हैं ना, तो बटन बैटरी ही होती है। बटन बैटरी यदि ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे मरकरी मार के तुरंत आगे बढ़िए, ठीक है। मरकरी ऑप्शन में टिक करके तुरंत आगे बढ़िए, क्योंकि जो बटन बैटरी है वो अक्सर पारा मतलब मर्क्यूरी बैटरी ही होती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिल्वर ऑक्साइड में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करता है। अरे यार, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी जो होती है उसमें जो हमारा सिल्वर ऑक्साइड होता है, सिल्वर ऑक्साइड कैसे काम करता है, सिल्वर ऑक्साइड उसमें पॉजिटिव प्लेट की तरह कार्य करता है, पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है, पॉजिटिव प्लेट, और फिर एनोड हो जाएगा ना, एनोड और उसमें जो कैथोड होता है, कैथोड की तरह आपका जिंक कार्य करता है, ठीक। जिंक वर्क एज कैथोड। तो यहाँ पे जिंक दिख रहा है क्या भाई, कहीं पे ऑप्शन में यस, ए ऑप्शन दिख रहा है आपको, जिंक, ए ऑप्शन जिंक दिख रहा है, करेक्ट हो जाएगा तुरंत। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है। जो आपका सेपरेटर यूज करते हो बैटरी बनाने के लिए, भाई बैटरी बनाने की विधि मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ, उसमें मैं दिखाया था आपको कि सेपरेटर कहाँ पे लगाया जाता है। तो सेपरेटर का मेन काम यही होता है कि ये शॉर्ट सर्किट होने से बचाए, प्रोटेक्ट करे, अलग अलग जो भी हमारे प्लेट्स हैं, प्लेट्स को एक दूसरे से मतलब शॉर्ट सर्किटेड होने से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। बस यही इसका काम होता है आपके सेपरेटर का, मतलब कि दोनों जो भी प्लेट्स लगी होते हैं उन प्लेट्स को अलग अलग करने का काम करता है, बस यही काम होता है आपके सेपरेटर का। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा दिख रहा है भाई, विद्युत अपघट्य हेतु रास्ता प्रदान करना, धनात्मक अच्छे पकड़ रहना, नहीं यहाँ पे हाँ लघुपथन, ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन को रोकने के लिए। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट दिख रहा है भाई कि ये क्या करेगा, जो हमारी धनात्मक प्लेट है और जो हमारी ऋणात्मक प्लेट है उन प्लेटों को अलग अलग करने का काम करता है हमारा सेपरेटर। चलिए देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन है कि कंड्यूट सामग्री का क्या नाम है। ये जो सामग्री आपके सामने दिया हुआ है इसका नाम बताना है आपको। तो देखो भाई, इसका नाम, बहुत लोग इसमें परेशान ये हो जाएंगे कि सर ये ऊपर एक मेटॉलिक सेट लगा हुआ है तो इसका मतलब ये तो सॉलिड है, ये सॉलिड है तो अब सॉलिड एल्बो हो जाएगा या सॉलिड बेंड हो जाएगा, तो नहीं, इसका नाम बिल्कुल अलग हो जाता है। सबसे पहले एक बात याद रखेंगे कि ये आपका इंस्पेक्शन के लिए ये चीज यूज किया जाता है, ठीक है। ये चीज किसके लिए यूज किया जाता है, इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। अब जो सॉलिड एल्बो या सॉलिड बेंड होते हैं वो सॉलिड उनको इसलिए कह दिया जाता है कि वहां पे हम लोग पीवीसी पाइप ना लेके वहां पे किसी ना किसी मेटल का पाइप ले लेते हैं, ठीक है। किसी न किसी मेटल का, या तो आपका आयरन का हो जाएगा या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन, या फिर आपके मतलब
एल्युमिनियम का भी हो सकता है। तो वो होता है आपका सॉलिड एंगल या सॉलिड एल्बो। एल्बो थोड़ा सा छोटा होता है और जो बेंड है, बेंड थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक, ये है आपका सॉलिड, ये सॉरी इंस्पेक्शन बेंड। इंस्पेक्शन बेंड ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। इंस्पेक्शन बैंड के ऊपर एक क्या लगाया था, एक मेटालिक प्लेट लगी होती है जो इसके दोनों किनारे को क्या करते हैं, इसके दोनों किनारे को मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक ऊपर आपको दिख रहा है कि ऊपर एक मेटालिक सीट लगी हुई है। ये मेटालिक सीट दोनों किनारे पे लगी हुई है, एक इस किनारे पे और एक इस किनारे पे। ठीक है, तो इसका काम यह है, इसको थोड़ा सा मजबूती प्रदान करेगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। चलो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है। जो आपका फ्यूज है, फ्यूज किस टाइप का एक्सेसरीज है, किस टाइप का डिवाइस है, ये आपको बताना है। तो देखो भाई, एक बात याद रखिए हमेशा कि फ्यूज हमेशा हम लोग कहाँ पे जोड़ते हैं, फ्यूज हमेशा हम लोग किसी भी परिपथ में सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जब भी हमारे लाइन में यदि कभी ओवर करंट फ्लो हो रही है, ओवर करंट फ्लो होगी, तो उस समय फ्यूज हमारा मेल्ट कर जाता है। फ्यूज मेल्ट कर जाएगा तो उससे हमें फायदा क्या होता है, उससे फायदा हमें ये होता है कि पूरा परिपथ हमारा खराब होने से बच जाता है। ये सबसे बढ़िया फायदा है आपको फ्यूज यूज करने का। ठीक है, तो एक तरह से ये जो आपका फ्यूज है, ये फ्यूज क्या हो गया, ये प्रोटेक्टिव डिवाइस हो गया ना, प्रोटेक्ट कर रहा है ना, किसको, परिपथ को पूरा खराब होने से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको कर देते हैं कि ये आपका सेफ्टी एक्सेसरीज होता है। कौन सा एक्सेसरीज होता है, सेफ्टी एक्सेसरीज होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी। भाई इसका हिंदी थोड़ा सा टफ लग रहा है यार। देखो क्या बोला है, लैंप ग्लोइंग डिम एंड मोटर रनिंग स्लो इन अ डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट, डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट में आपका जो बल्ब है, बल्ब कम तेज जल रहा है, मतलब प्रकाश थोड़ा सा कम दे रहा है, डिम जल रहा है, और आपकी मोटर स्लो चल रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो एक ही हो सकता है कि भाई वोल्टेज आपके पास कम पहुंच रहा है, वोल्टेज आपके पास कम पहुंच रहा है। तो देखिए ऑप्शन में मैच कराइए, कहीं वोल्टेज कम की बात किया है क्या। न्यूट्रल लाइन में खुला परिपथ, चालकों के बीच लघु परिवर्तन है, उच्च मान पर श्रेणी प्रतिरोध, भू संपर्क अंतर। देखो आपको वोल्टेज कम की कहीं पे बात नहीं की, आप इसी को ये दूसरे तरीके से कैसे बोला है। देखिए आपके इसी ऑप्शन में एक दिख रहा है कि इसके सीरीज में प्रतिरोध फॉल्ट हो गया, मतलब प्रतिरोध का मान क्या हो गया, बढ़ गया है। ऐसा कहीं बोला है क्या ऑप्शन में, हाँ, हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट। हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट मैं जो बोला है ना कि वोल्टेज कम होगा, वोल्टेज कम कैसे हो जाएगा, या तो आपका सप्लाई वोल्टेज कम है, तो वो तो आपका ऑप्शन में नहीं दिया, ऑप्शन में नहीं दिया हो तो हम लोग यहाँ से मैच करा लेंगे। यदि हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू सीरीज में जुड़ जाएगी तो वहां पे करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो भाई जहां हमारा डिवाइस लगा हुआ है, जो हमारा मोटर लगा हुआ है या फिर हमारा जो बल्ब लगा हुआ है, वहां पे करंट कम से कम जाएगी, करंट कम से कम जाएगी तो वहां पे वोल्टेज कम बनेगा, तो इसीलिए वो डिम जलेगा, है ना। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे कि हाई वैल्यू रेजिस्टेंस फॉल्ट इन सीरीज। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये आपको पता है कि ये पोटेंशियल वाले काम, पोटेंशियल फॉल इन पोटेंशियल पे ही काम करता है, मतलब कि जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है उसी सिद्धांत पे, वोल्टेज ड्रॉप के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। ऑप्शन आपको कहीं पे दिख रहा होगा, ऑप्शन सी एकदम सही दिख रहा है कि फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड। पोटेंशियल मेथड कितना आपका मतलब कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसी सिद्धांत पे आपका जो अर्थ टेस्टर है वो काम करता है। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखिए कि हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप सर्किट में चिंगारी देने वाले उद्देश्य, अरे यार, What is the purpose of igniter in high pressure sodium vapor lamp circuit? सोडियम वेपर लैंप सर्किट में इग्निटर का इन हाई प्रेशर, हाँ, यदि आपका जो सोडियम वेपर लैंप है, सोडियम वेपर लैंप में चिंगारी निकल रही तो वो चिंगारी क्यों निकलती है, वो चिंगारी क्यों निकलती है, यही आपको बताना है। चिंगारी निकलने के पीछे का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन मैच कराइए। आरंभिक धारा को घटाता है, नहीं चल रहे वोल्टेज को बढ़ाता है, चल रहे करंट को घटाता है,
शुरू करने पर उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करता है, ऑप्शन सी। जब मरकरी वेपर लैंप को शुरू करना होता है तो उस समय हमें क्या चाहिए रहता है, उस समय हमें हाई वोल्टेज चाहिए रहता है, तो उसी को ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन की प्रकाश का नाम क्या है, ये आपके सामने फिगर दिया हुआ है। देखिए हमसे फिगर छूट गया है, नहीं तो एक ही साथ पूरा फिगर मैं ले लिया होता यहाँ पे, तो आप लोगों को थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी आ जाती। बाकी ये जो आपके सामने फिगर दिया हुआ है, ये फिगर है आपके स्पॉटलाइट का। ठीक है, ये फिगर है आपके स्पॉटलाइट का। बाकी जो भी फिगर है, फिगर से आप लोग जरूर देखते रहिए, फिगर याद रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि भाई इसको करने में मुश्किल से 1-2 सेकंड लगता है। क्योंकि आपको फिगर याद है तो ये क्वेश्चन सही जाएगा, फिगर नहीं याद है तो क्वेश्चन जाहिर सी बात है गलत होना है ना। क्योंकि भाई फिगर आपको कोई तुरंत नहीं बता सकता, ये आपके माइंड में बने रहना चाहिए। चल अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। भाई देखो, जो फ्लड है, या फ्लड मतलब कि फ्लड क्या होता है, फ्लड मतलब बाढ़ होता है ना, बाढ़, या फिर हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां पे हम लोग डायरेक्ट लाइटनिंग का ही अक्सर यूज करते हैं। अक्सर का हमेशा डायरेक्ट लाइटनिंग का ही यूज करते हैं, क्योंकि हमें वहां पे ज्यादा से ज्यादा प्रकाश चाहिए रहता है, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा चाहिए रहती है, क्योंकि हमें हर एक चीज को देखना रहता है, हर एक पॉइंट को हमें देखना रहता है, इसलिए हम लोग वहां पे डायरेक्ट लाइटनिंग का यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा मीटर में वाई टू स्ट्रैट होल्स आर प्रोवाइड इन एल्यूमिनियम डिस्क। देखिए इससे पहले के भी सेट, किसी मॉडल सेट में मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन करा चुका हूं, लेकिन वहां पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफरेंट था, थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफरेंट था वहां पे। अब उसी को ये अलग मेथड से, मतलब दूसरे तरीके से पूछ लिया। देखिए ये होता है आपका एल्यूमिनियम डिस्क, कुछ इस तरीके का एल्यूमिनियम डिस्क होता है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम डिस्क इतना बड़ा नहीं होता है, मतलब छोटा होता है। ये ही एल्यूमिनियम डिस्क हमारा रोटेट करता है, तो एनर्जी मीटर क्या करता है, एनर्जी मीटर रीडिंग को स्टोर करता रहता है। ठीक है, अब इसमें क्रीपिंग एरर क्यों होती है, ये भी सबको पता है। क्रीपिंग एरर क्यों होती है कि नो लोड पे भी ये थोड़ी सी रोटेट करती रहती है, थोड़ी थोड़ी इसका वो रीडिंग आता रहता है एनर्जी मीटर का। तो वो चीज ना हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी एल्यूमिनियम डिस्क होती है, उस एल्यूमिनियम डिस्क में डायगनली क्या कर देते हैं, होल कर देते हैं डिस्क पे, दो होल कर देते हैं डायगोनली डिस्क पे, ताकि क्रीपिंग एरर रिड्यूस हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको कहीं पे, डिस्क के वजन को कम करने के लिए, शक्ति गुणांक सुधारने के लिए, फ्लक्स रिसाव कम करने के लिए, क्रीपिंग एरर को कम करने के लिए। क्रीपिंग एरर को कम करने के लिए ही हम लोग डिस्क के दोनों किनारों पर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के या फिर डायगोनली कहिए, डायगोनली हम लोग 2 होल कर देते हैं। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है कि मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का क्या कारण कौन, अरे यार, विच पैरामीटर इज द कॉज फॉर लोडिंग इफेक्ट ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में लोडिंग क्या बोला है, हाँ, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में लोडिंग प्रभाव का क्या कारण पड़ता है, ये आपको बताना है। जो भी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें लोडिंग इफेक्ट, यदि थोड़ा सा लोड अधिक हो जाए तो वहां पे क्या इफेक्ट पड़ता है आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे, ये आपको बताना है। तो जो हमारा आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सॉरी बच्चों, थोड़ा सा पानी पी लें, थोड़ा गला फंस रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए क्या बोला है कि हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे लोड इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें यदि लोड इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब कि लोड ज्यादा पड़ जाता है, तो उस समय हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी सेंसिटिविटी थोड़ी थोड़ी घटने लगती है, सेंसिटिविटी थोड़ी थोड़ी घटने लगती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कम संवेदनशील, उसकी सेंसिटिविटी लो होती जाती है। ठीक है,
सेंसिटिविटी लो होती जाती है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। यदि ये बात नहीं समझ में आ रही होगी तो थोड़ा सा ऐसे समझ लो, थोड़ा सा ऐसे समझ लो। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे मान लो कि आप रोज जिम जाते हो, ठीक है, रोज आप जिम जाते हो, तो आप जिम जाके और 10-10 किलो का डंबल रोज ऐसे उठाते हो, रोज 10-10 किलो का डंबल उठाते हो, और किसी दिन आपको दे दिया गया 2 किलो का, 2 किलो का आपको डंबल दे दिया गया है, तो उससे क्या कोई प्रभाव पड़ेगा आपको? 2 किलो के डंबल से जल्दी प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसा हो गया है कि जो आपके जो ऑर्गन्स है वो लो सेंसिटिव हो गए। अब उसको 10 किलो से अधिक का जब आप वजन दोगे तब जाके वो थोड़ा आप कम पहले से आप कम एक्सरसाइज कर पाओगे। 2 किलो का दोगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा जल्दी, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा कि लो सेंसिटिविटी हो जाएगी वहां। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेटिंग उपकरण का क्या कार्य होता है? इंटीग्रेटिंग उपकरण मैं आपको बताया था, जब मैं आपको मेजरमेंट पढ़ाया हूं तो वहां पे आपको बताया था कि इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट आपका कौन सा है, आपका एनर्जीमीटर एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का सबसे बढ़िया उदाहरण है। कि क्या करता है, ये इंटीग्रेट करके वैल्यू को देता है। इंटीग्रेट करके मतलब कि सारी वैल्यू को एक साथ स्टोर करके, एक साथ ये पूरे मतलब 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का पूरे सारे वैल्यू को एक साथ इंटीग्रेट करके तब फिर हमें मतलब डिस्प्ले कराता है ना। तो ये क्या करता है भाई, ये उतने दिन तक क्या करता रहता है, उतने दिन तक वैल्यू को स्टोर करते रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, डिस्प्ले द क्वांटिटी नहीं, मात्रा का संकेत देता है नहीं, रजिस्टर द क्वांटिटी मात्रा को दर्ज करता है। यहाँ ऑप्शन से एकदम करेक्ट हो जाएगा कि मात्रा क्वांटिटी को क्या करता है, ये दर्ज करता है, स्टोर करता है या रजिस्टर करता है। ठीक है, ये ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रुक रुक कर चलने पर फूड मिक्सचर में क्या खराबी हो सकती है? यदि आपका फूड मिक्सचर रुक रुक के चल रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखो भाई, रुक रुक के चलने का मतलब ही यही है ना कि जो आपका मिक्सचर है उस मिक्सचर का ब्रशिंग सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो उसका ब्रश सिस्टम यदि थोड़ा सा आप ठीक कर दें तो मिक्सचर सही से चलने लगेगा। क्योंकि जो ब्रश है, ब्रश के द्वारा एक लूप मिलता है करंट को फ्लो होने का। यदि ब्रश सिस्टम सही से नहीं काम कर रहा है या ब्रश सही से संपर्क नहीं हो पा रहा है आर्मेचर पे, तो वहां हमारा मिक्सचर रुक रुक के चलता है। तो यहाँ पे ब्रश से रिलेटेड कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, फटा हुआ ब्रश, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है? हाउ द एरर इन रीडिंग ऑफ अ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस्ड। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या बोला है? हाउ द एरर इन रीडिंग ऑफ ए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के रीडिंग को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, ये आपको क्वेश्चन में बोला है कि यदि आप रीड कर रहे हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को तो उसके एरर को कैसे कम किया जा सकता है। तो उसके लिए सबसे बेहतर काम यही है कि आप जितना अच्छा से अच्छा हो सके मटेरियल यूज करिए, जितना बढ़िया से बढ़िया हो सके बढ़िया से बढ़िया मटेरियल का यूज करिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन कोई दिख रहा है क्या बढ़िया से बढ़िया मटेरियल के लिए? हाँ, ऑप्शन डी दिख रहा है कि अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीकी का उपयोग किया जाता है? देखो भाई, यहाँ पे कोर लॉस की बात किया है, कोर लॉस की नहीं सॉरी कॉपर लॉस की बात किया है। यहाँ पे कॉपर लॉस की बात किया है, कोर लॉस की बात नहीं किया है। कोर लॉस मतलब कि लौह हानि की बात नहीं किया है। अब हम लोग लेमिनेटेड कोर किस लिए यूज करते हैं, ये थोड़ा सा आप बता दीजिए कि लेमिनेटेड कोर किस लिए यूज करते हैं। लेमिनेटेड कोर हम लोग एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए करते हैं। ठीक है, अच्छा, कोर मोटाई को कम करके, कोर की मोटाई को कम करके हम लोग थोड़ा सा हिस्टैरिसीस लॉसेस का रिड्यूस कर सकते हैं। कौन सा लॉस? हिस्टैरिसीस लॉस को कम कर सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग ग्रेन ओरिएंटेड कोर, बाय यूजिंग ग्रेन ओरिएंटेड कोर नहीं, ओरिएंटेड कोर से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
चाहे आप ओरिएंटेड रखिए चाहे आप हॉरिजेंटली रखिए। यूज स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट, यस, जो हम लोग कोर यूज कर रहे हैं उस कोर को स्टेप वाइज, एकदम सीरियल वाइज, स्टेप वाइज रखिए। वहां पे एकदम ऐसे रखा जाता है कोर को कि इसके बीच कोई गैप भी ना हो। उसके बीच की गैप खत्म करने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके का वहां पे लुब्रिकेंट यूज करते हैं। वो कई सारे लुब्रिकेंट है, लगभग छह टाइप के लुब्रिकेंट यहाँ पे यूज किए, लगभग नहीं 6 टाइप के यूज होते हैं। उनका नाम भी अलग अलग है। जैसे जो जापान से लाया जाता है लुब्रिकेंट उसका जापानीज करके है, जो चाइना से लाया जाता है उसका चाइनीज करके है। ठीक है, वो 6 तरह के आपके लुब्रिकेंट होते हैं जो कोर को एकदम एक साथ अरेंज करते हैं। और कोर एक साथ अरेंज नहीं रहेगा तो वहां पे थोड़ा सा हमारा जो लोड करंट है वो लोड करंट क्या हो जाएगी, लोड करंट हमारी मतलब स्प्रेड हो जाएगी, तो इसलिए कॉपर लॉस हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूज स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होता हुआ आपको दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द, भाई यहाँ पे के एफ क्यों लिखा है, ये इसको एफ एफ लिखना चाहिए ना। फॉर्म फैक्टर को हम लोग एफ एफ से डिनोट करेंगे, या इसको लिख लीजिए आप लोग एफ एफ। ठीक है, ये है आपका फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर को किस फार्मूले से डिनोट किया जाता है? फॉर्म फैक्टर के लिए देखिए फार्मूला क्या होता है भाई। फॉर्म फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे तो सबसे पहले नोट कर लो कि साइनोसोडल के लिए, साइनोसोडल टॉरॉयडल वेव के लिए फॉर्म फैक्टर की वैल्यू, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1.11 होती है, 1.11 होती है। ठीक है, 1.11 होती है। इसीलिए जो भी हमारे वोल्टेज के रेटिंग है वो 11 के मल्टीपल में ही आते हैं। आप लोग अक्सर ऐसे सुने होंगे कि 11 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट, 66 किलो वोल्ट, ये 11 के मल्टीपल में क्यों आ रहा है? इस फॉर्म फैक्टर की वजह से। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये 1.11 होती है, तो ये वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? देखिए आपकी दो ही वैल्यू है फॉर्म फैक्टर की। फॉर्म फैक्टर मेजर करने के लिए हम लोग केवल दो ही वैल्यू को लेते हैं, एक आरएमएस वैल्यू को और एक एवरेज वैल्यू को। आरएमएस वैल्यू को और एवरेज वैल्यू को ऐसे अरेंज करेंगे कि हमारी वैल्यू कितनी आ जाए, 1.11 आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा आरएमएस वैल्यू लिख लो। साइनोसोडल वेव के लिए आरएमएस वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई? साइनोसोडल वेव के लिए आरएमएस वैल्यू होती है Vm/√2, Vm/√2। ठीक है, एवरेज वैल्यू कितनी होती है साइनोसोडल के लिए? एवरेज वैल्यू होती है आपकी 2Vm/π, 2Vm/π। ठीक है, तो अब आप इसी फॉर्मूले का यूज करके फॉर्म फैक्टर निकाल लो। देखो अब यहां से फॉर्म फैक्टर कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा फॉर्म फैक्टर आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ठीक है, आरएमएस वैल्यू कितनी है? Vm/√2 डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू कितनी है भाई? एवरेज वैल्यू है आपकी 2Vm/π, 2Vm/π। तो आपको दिख रहा होगा कि ये पाई सबसे ऊपर चला जाएगा और ये Vm से ये Vm कैंसिल हो जाएगा, पाई सबसे ऊपर चला जाएगा। तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब चलो मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इधर देखो, हाँ मैं दूसरे पेन से लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हो गया ये π/2√2। पाई की वैल्यू सबको पता है 3.14 होती है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.41। 1.41 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2.82 हो जाएगा, है ना। बस मैं यहीं तक ले रहा हूँ, दो डिजिट ले रहा हूँ, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.11, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आरएमएस अपॉन एवरेज। ठीक है, यहाँ से देखिए मैं 2-3 चीजें आपको अलग से बता दिया हूँ। ये होती है आपकी आरएमएस वैल्यू, ये होती है आपकी आरएमएस वैल्यू। ठीक है, ये होती है आपकी एवरेज वैल्यू। एक वैल्यू और लिख लीजिए, पीक वैल्यू। एक और लिख लीजिए, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाता है भाई? पीक वैल्यू इक्वल टू हो जाता है आपका √2 इंटू आरएमएस
√2 इंटू RMS वैल्यू, ठीक है। पीक वैल्यू इक्वल टू √2 इंटू RMS वैल्यू, करेक्ट है इतना। अच्छा चलिए, अब एवरेज वैल्यू का भी फॉर्मूला आपने देख लिया, फॉर्म फैक्टर का भी फॉर्मूला आपने देख लिया कि फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा, आरएमएस अपॉन एवरेज वैल्यू। तो ये आपको याद नहीं करना है, बस आप इतना याद रखिए 1.11 होता है, 1.11 होता है, तो 1.11 ये आप चाहे जैसे निकाल लेंगे यदि ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रहेंगे तो, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो मैं आपसे बताया था जब मैं ट्रांसफार्मर पढ़ाया था, तो उसी समय आपको बताया था कि अब हम लोग ट्रांसफार्मर के कोर बनाने के लिए CRGO मटेरियल यूज कर रहे हैं। कौन सा? CRGO, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट दिख रहा होगा, CRGO। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं भाई? CRGO मटेरियल, ठीक है। CRGO का फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है आपसे। CRGO का फुल फॉर्म याद रखिए, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, इसका फुल फॉर्म याद रखिए। ये फुल फॉर्म आपके UPPCL टेक्नीशियन TG2 के एग्जाम में 2 बार पूछ चुका है, 2 बार ये पूछ चुका है इसका फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा भाई। देखिए आपको जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है ना, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी फंसेंगे, चाहे आप अपना बोर्ड वाला एग्जाम दीजिए, चाहे वनडे एग्जाम कोई भी दीजिए, कंपटीशन का भी, वहां पे भी यही क्वेश्चन फंसेंगे। आपको बहुत ज्यादा हायर लेवल की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आपको बस जितना मटेरियल यहाँ पे दिया जा रहा है बस उतना ही पढ़िए, उतना पर्याप्त है आपके लिए। लेकिन हाँ, वो सारी चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए जो मटेरियल यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है। ये ट्रांसफार्मर की कौन सी शीतलन विधि है, तो ये फिगर देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि सर यहाँ पे तो ट्रांसफार्मर की बॉडी से क्या किया गया है, ट्रांसफार्मर की बॉडी से बाहर एक पाइप के द्वारा या एक पत्ती के द्वारा बाहर तेल को लाया जा रहा है, और ये बाहर कैसे ठंडा हो रहा है, ये बाहर नेचुरली ठंडा हो रहा है, नेचुरली, है ना। यदि ये नेचुरली ठंडा हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑयल नेचुरल कूलिंग मेथड हो जाएगा। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपको ये दिख रहा है जो ट्रांसफार्मर के अंदर तेल भरा हुआ है, ये तेल पाइप के द्वारा बाहर जा रहा है, बाहर इन्वायरमेंट है, मतलब कि हमारा पर्यावरण है, या फिर ये कहिए कि हमारा वातावरण है, वातावरण के द्वारा ये ठंडा हो रहा है तेल, इसीलिए इसको बोल दिया गया है कि ऑयल नेचुरल कूलिंग, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीसी श्रृंखला MCB का अनुप्रयोग कौन सा है। डीसी श्रृंखला MCB का अनुप्रयोग कौन सा है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके LP टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये LP टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये जो आपका डीसी सीरीज है, डीसी सीरीज देखते ही तुरंत आप लोग तुरंत, मतलब आप लोगों में से 80% लोग तुरंत इसका आंसर टिक करेंगे डीसी मोटर। तो भाई इतना याद रखो कि ये जो डीसी सीरीज MCB है, ये डीसी मोटर में नहीं यूज की जाती है, ये लोकोमोटिव में यूज की जा रही है। जैसे मैं LP टेक्नीशियन की बात किया हूं तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि सर कहीं ना कहीं लोकोमोटिव की बात कर रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इतना याद रखिए कि जो ये MCB है ये 220 वोल्ट पे यूज की जाती है, 220 वोल्ट के लिए, ठीक है। और इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी कितनी होती है, इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी कितनी होती है भाई, कैपेसिटी 6 किलो एम्पियर होती है, 6 किलो एम्पियर होती है इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी, ठीक है। और इसका यूज हम लोग लोकोमोटिव में ही करते हैं, लोकोमोटिव या फिर हमारा डीजल मोटिव हो, इसी में इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है। तो पृथ्वी के रेजिस्टेंस को कम करने के कौन कौन से आपके पास मेथड हैं। ये मेथड तो मैं आपको बताया हूं, टोटल 4 मेथड थे। तो थोड़ा सा एक बार ऑप्शन अच्छे से पढ़िए आप लोग, कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। दिया हुआ है कि दोहरी अर्थिंग प्रदान करना, फिर अर्थिंग के लिए गड्ढे की गहराई कम करना,
इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाना, इलेक्ट्रोड की लंबाई घटाना। भाई देखिए आप लोग जानते हो कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, L के, है ना, और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ये सबको पता होगा, ठीक है। यहाँ पे बात किया है कि अर्थिंग के लिए गड्ढे की गहराई कम करके, यदि अर्थिंग के लिए गड्ढे की गहराई को कम करेंगे, गड्ढे की गहराई को कम करने से हमारा एक नुकसान होने लगेगा कि वहां पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना नहीं, हमें रेजिस्टेंस को घटाना है। तो आप लेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा भी नहीं सकते, लेंथ को बहुत ज्यादा घटा भी नहीं सकते, ये आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस को यदि आप लेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, वहां पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और यदि आप लेंथ को बहुत ज्यादा घटा दे रहे हैं तो वहां आपका जो गड्ढा है, गड्ढा में ही आपकी लेंथ मतलब आपका जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोड सही से नहीं जा पाएगा, तो वहां पे भी आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन तो दोनों नहीं हो सकते। कौन कौन से ऑप्शन, ये इलेक्ट्रोड बढ़ा के और इलेक्ट्रोड घटा के ये भी नहीं हो सकते, और पिट्स की गहराई को कम करके हो सकते हैं क्या, ये भी नहीं हो सकता। प्रोवाइडिंग डबल अर्थिंग, डबल अर्थिंग प्रोवाइड करके रेजिस्टेंस को कम किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। अब डबल अर्थिंग में हम लोग करते क्या है कि जैसे मान लो कि आपका एक अर्थिंग यहाँ पे कर दिया, एक अर्थिंग हमने यहाँ पे कर दिया, ये हमने दो अर्थिंग कर दिया, दोनों अर्थिंग का इलेक्ट्रोड हमने निकाला, दोनों अर्थिंग का इलेक्ट्रोड निकाला और यहाँ से लाके इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो अब ये दोनों आपके जो अर्थिंग है, ये दोनों अर्थिंग कैसे जुड़े हुए दिख रहे होंगे, ये आपको समांतर में जुड़े हुए दिख रहे होंगे, समांतर क्रम में। और आप लोग जानते हो कि समांतर क्रम में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है भाई, समांतर क्रम में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। तो यदि इतना मान लो कि आपका जो अर्थिंग 1 है इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है और इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो अब इन दोनों को पैरेलल में दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो अब इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.5 ओम। 0.5 ओम, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस घट गया। तो प्रोवाइडिंग डबल अर्थिंग करके हम लोग आसानी से रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।